अब आ रही है ना। तो कल चंदन नाम है ना, चंदन। चंदन कल हम लोग भूकंप पढ़ लिए थे। भूकंप की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल, दो स्केल हमने बताया था, एक रिक्टर थी एक मर्केली। ठीक, रिक्टर स्केल पर यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उनकी आने की संभावना बहुत कम होती है। देखो 0 से लेकर के 10 तक की रेटिंग होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक की होती है। ठीक, यानी 0 से लेकर के 10 के बीच में नापते हैं। तो जो गुजरात में सुने थे एक बार भूकंप आया था बहुत ज्यादा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2000, तो वो 2000 में आया था। तो बहुत भयानक भूकंप आया था भुज में। तो उसकी जो तीव्रता थी वह 6 दशमलव कुछ की थी, समझ रहे हो? तो 6 पर सोचो इतना भयानक वो भूकंप था। तो 8 वाला कभी कभी मतलब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साल 2 साल में। तो देखो यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो परिणाम जो होगा वह अत्यधिक विनाशकारी होगा। ठीक है ना, तो 0 से 10 के बीच में 5 से ऊपर जाएगा तो विनाशकारी होता जाएगा। ठीक है, अब देखो भूपर्टी मैंने आपको बताया था, भूपर्टी क्रस्ट उसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर हम देखें तो ये अर्थ का एक टुकड़ा, मान लो जैसे ऐसे अर्थ है ना, अर्थ के एक टुकड़े को इस तरीके से काट करके निकाल के ये सामने रखा गया है। भूपर्टी जो है आपकी 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसके बाद क्या आता है? मेंटल आता है, फिर आता है क्या? क्रोड। ये 3 याद रखना। ठीक, भूपर्टी मतलब होती है जो ऊपर क्रस्ट, ठीक है ना, उसके नीचे वाला पोर्शन होता है उसे मेंटल कहते हैं। जो भी हम लोग ज्वालामुखी में जो लावा बाहर की तरफ निकलता है ना, और जो लिक्विड गरम गरम बाहर निकलता है वह आपके मेंटल से बाहर आता है। फिर उसके बाद है कोर। कोर में बाहर वाला कोर जो है, यानी अगर हम ऐसे पृथ्वी बनाते हैं मान लो जैसे ये हो गया क्या तुम्हारा भूपर्टी क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया पूरा क्या तुम्हारा कोर। अब एक कोर में भी 2 हैं, जो बाहर वाला है ये लिक्विड है और ये जो है ये क्या है? सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर होने के बावजूद भी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पर कोई भी चीज को लिक्विड हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो लिक्विड से वापस क्या? सॉलिड बन जा रहा है। अब ये है उसी का ज्वालामुखी। अब देखते हैं
कि ज्वालामुखी क्या होता है, हमने अर्थक्वेक देख लिया। ठीक है, कई बार ऐसा देखे होगे, ज्वालामुखी तो देखे ही होगे कि उसमें से बाहर निकलता है लावा। तो वो लावा क्या होता है, तो वह लावा असल में जो चट्टान होती है वो पिघल करके, गर्मी इतनी अंदर होती है कि वह पिघल करके तरल के रूप में बाहर की तरफ, लिक्विड फॉर्म में बाहर की तरफ आते हैं। ठीक, अगर किसी ज्वालामुखी के अंदर या तो ये पता हो कि ये कुछ दिन में फटेगा, ठीक है, या तो किसी के अंदर ये हो कि अभी साल 1.5 साल पहले ही उसमें से निकला हो मटेरियल बाहर की तरफ, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जहां यदि पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो। जैसे क्या होता है कि ये मान लो ज्वालामुखी है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ समय पहले ही बाहर निकल के फेंक वोक के शांत हो गया हो, और या तो कहीं अभी भी धीरे धीरे हल्का हल्का निकल रहा हो। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? ठीक, तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल मतलब यही होता है एस्थेनोस्फेयर, मेंटल और क्रस्ट के बीच में ये वाली जो लेयर होती है, मतलब जहां पे क्रस्ट खत्म हो रहा हो और जहां से मेंटल शुरू हो रहा हो, वहां की बीच की कुछ दूरी जो होती है वह एक तरीके से कहो कि थोड़ा सा लिक्विड जैसी होती है, तरल प्रकार की होती है, एकदम तरल नहीं होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा लिसलिसी टाइप की। तो उसे कहेंगे हम क्या? एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल। तो तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल तक पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। मतलब नहीं, जब तक यह मेंटल के, मान लो जैसे यह क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद क्या आएगा? मेंटल आएगा। तो जब तक अंदर है इसे क्या कहेंगे? मैग्मा। और जैसे ही यह बाहर निकल गया तो इसे लावा कह देंगे। ठीक है, वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, जिसे ज्वल खंडाश्मी या पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूल के कण जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक तथा कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। मतलब जब वह बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर से नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, ये और कई कई जगहों पर क्लोरीन और हाइड्रोजन भी उसके साथ, धुएं के साथ हमें बाहर आते हुए दिखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लो ज्वालामुखी। हाँ, पेन नहीं लाया कोई नहीं। चलो, तो सक्रिय ज्वालामुखी समझ गए ना। अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार में कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तो कुछ प्रकार के ज्वालामुखी हम देख ले रहे हैं। पहला है शील्ड ज्वालामुखी, ये याद रखना, ये नोट्स बना के लिख लेना। पहला क्या है? शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी जो होता है, देखो ये नाम याद रखना, बेसाल्ट। ठीक, जो मटेरियल ज्वालामुखी से बाहर निकल रहा होता है
उन सबको कंबाइंड रूप में, मतलब एक साथ हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशालकाय होता। तो शील्ड ज्वालामुखी जो होता है, यह क्या है, सबसे विशाल है, सबसे बड़े। जो भी तुम इस प्रकार के तुम देखोगे, चाहे यहां देख रहे हो, ये जो माउंटेन जैसे बड़े बड़े नहीं होते हैं ज्वालामुखी, जिसमें से धुआं ऊपर से निकलता रहे, उन्हें हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब हवाई कहाँ है, तो ये जो इंडोनेशिया वियतनाम वाले जो क्षेत्र हैं, ब्रुनई, इधर हवाई आइलैंड है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, जैसे मान लो ऐसे, मान लो यह है धरती, अंदर है क्या तुम्हारा मैग्मा, मैग्मा बाहर निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, लावा। अब लावा बाहर निकला और जम गया, ठंडा हो गया। जब अंदर रहेगा तो तरल रहेगा, बाहर निकला तो क्या हुआ, जम गया, सॉलिड हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसमें से निकला, जम गया, फिर निकला, जम गया, फिर निकला, जम गया, फिर निकला, जम गया। और इस तरह तुम देखोगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इस प्रकार जो ज्वालामुखी बनते हैं उन्हें शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है, जो मुख्यतः तरल लावा के ठंडे होने से बनते रहते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, मतलब जब यह लावा बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा लिक्विड टाइप का होता है, तरल मतलब पानी की तरह होता है। ठीक, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। अब ढाल तीव्र होने का मतलब क्या है, ढाल तीव्र होने का मतलब यह है, अब निकले और बह गए, अगर मान लो ऐसे निकले और बह गए, तो मतलब ये एक तरीके से कहो कि इस प्रकार का संरचना बनाते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि निकल रहा और बह जा रहा है, तो ऐसा पहाड़ नुमा एकदम, जिसे हम कहते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक, ये इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, यदि किसी तरह विकास नालिका यानी वेंट, वेंट इसे कहते हैं जहां से निकल रहा है, से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है। बारिश हो गई, अब जैसे देखो, खुद सोचो, खूब सब्जी खाना खुद बनाते हो ना, हाँ, बाहर होटल पे खाते हो, घर पे खुद बनाते हो, हाँ, अच्छा अच्छा, अपनी अपनी सिस्टर, अच्छा अच्छा। तो जैसे क्या होगा कि जैसे कभी तेल गरम होते हुए देखा है ना, कढ़ाई में अगर तेल गरम हो और तुरंत सब्जी डालो उसके अंदर या पानी की एक बूंद डालो तो क्या होता है, फटता है। सेम चीज है यहां पर। कभी अगर ऐसा हुआ कि इसके मुंह में, जहां अंदर तरल में वो सारी चीजें हैं, उसमें अगर कभी ऐसा हुआ कि पानी की बूंद चली गई तो वो फटेगा। ठीक है, अन्यथा कम विस्फोटक होना इसकी क्या है, विशेषता है। तो यह बहुत फटता नहीं है। देखो, ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ है, जो लावा है, वह दो तरीके से निकल सकता है। एक तो धीरे धीरे निकल रहा है, एक धड़ाम से फटा और पूरा निकल गया। तो जो शील्ड ज्वालामुखी है, ये इसमें से धीरे धीरे निकलता रहता है, इसलिए ये विस्फोटक नहीं होता है। यह विस्फोटक कब होगा, जब पानी इसके अंदर चला जाए तो। ठीक है, और यह अपने निकास पर एक शंकु यानी कोन बनाता है, जो कि सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है आने वाले समय में। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो हो गया। अब हो गया क्या, मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वॉल्केनो। अब इनका क्या है कि इनके जो पिछला वाला शील्ड वॉल्केनो था यानी शील्ड ज्वालामुखी था, उसकी तुलना में ये ज्यादा गाढ़ा या चिपचिपा होते हैं इससे निकलने वाले।
ये इनके अंदर जो भीषण विस्फोटक, मतलब ये फटते हैं, समझ रहे हो, और भारी मात्रा में पाइरोक्लास्टिक या ज्वल खंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल तक पहुंचती है। यह पदार्थ विकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ठीक है। तीसरा है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा इसे कहते हैं। तो ये जो होता है ना, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें से एक होता है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब ये फटेंगे ना, जैसे मान लो कि मान लो ये ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से निकलता है बाहर मटेरियल, ये जब फटेगा तो ये पूरा उड़ा देगा, पूरा का पूरा साफ। तो जब ये आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, फट के। धंसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी के कुंड या काल्डेरा कहलाते हैं। अब मान लो जैसे कि क्या हुआ कि अब ये फूटने के बाद से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आधा बचा रहा, ऊपर का उड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? काल्डेरा कहते हैं। या ठीक। अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, तो ये क्या होते हैं? तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल होते हैं। ठीक। अब ज्यादा तरल रहेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर में घने लार्वा के प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। अब जैसे दक्कन है, दक्कन पूरा का पूरा ऐसा कहा जाता है कि वो ज्वालामुखी के जो लावा निकला है उसके जमा होने से वो बना हुआ है। ठीक है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार है, ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है। तो ऐसा कहते हैं कि कई सदियों पहले किसी लावा में से बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस यानी बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र वाले जो ज्वालामुखी होते हैं, उन्हीं से लावा निकला होगा, और जो दक्कन महाराष्ट्र हम अभी देख रहे हैं ये उसी से बना होगा। ठीक है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। ये ऐसे हैं जो कि समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागर बेसिनों के में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो है क्या कि जैसे मान लो कि समुद्र है, अब समुद्र के अंदर भी जो जमीन है इसमें से भी मैग्मा बाहर आता रहता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ज्वालामुखी जो पानी के अंदर हैं, समझ रहे हो ना, महासागर के जो अंदर है, वह क्या है? मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। यह एक तरीके का कहो कि पूरा का पूरा एक तरीके की श्रृंखला है, चेन है पहाड़ों की, जिसमें से कि समय समय पर मैग्मा बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ये लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो कि पानी के भीतर होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ज्वालामुखी के, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है।
अब देखो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां क्या हैं, ठीक। तो अब देखो मान लो ये धरती है, ये क्या है, ज्वालामुखी है ये, ठीक। यहां नीचे कहीं है तुम्हारा अस्थेनोस्फेयर। अस्थेनोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, दुर्बलता मंडल, ठीक है ना। अब यहां कहीं जमीन के नीचे है वो एस्थेनोस्फीयर, ये लावा की तरह होगा, मतलब जिसे मैग्मा कहते हैं। अब यही ऊपर की तरफ आता है, मान लो ये ऊपर की तरफ बढ़ा, और यहां यहां देखो नीचे यहां पर है मैग्मा, ठीक है ना, भू क्या कहते हैं इसे, कौन सा, दुर्बलता मंडल में। अब ये मैग्मा जो है ये ऊपर की तरफ आएगा तभी वहां से निकलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पाइप है जिससे ये ऊपर आएगा, है ना, ऐसे होता है, ठीक। कभी कभी इस पाइप में से एक छोटी छोटी पाइप निकल जाती हैं, ठीक है, अलग अगल बगल। अब ये लावा जो है सीधा ऊपर जाने की बजाय कभी कभी दाहिने बाएं भी चला जाता है और वहां जाकर के ठंडा होकर के जम जाता है, हाँ? जमीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर, ठीक है, जो 0 से 100 किलोमीटर वाला क्षेत्र है क्रस्ट का, उसी में वो कहीं पे जम जाता है। अब जब जम जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा। अब कुछ समय बाद जब हवा से, पानी से ऊपर की सतह, जब मिट्टी ऊपर की साफ होगी, तब ये अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, जमा जमाया सा, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, ठीक। अब देखो पहला क्या है इसमें, बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या कह रहा है कि यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, यानी क्रस्ट से नीचे अधिक गहरे में ठंडा हो जाए और यह एक गोल गुंबद के आकार में विकसित हो जाए,
अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं। समझ रहे हो? जब ऊपर का सतह हट जाए हवा से, पानी से, तब ये प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। तो अब ये देखो, ये वाला जो बन रहा है, ये क्रस्ट है, इसके बहुत नीचे बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? बैथोलिथ। क्या कहेंगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? लैकोलिथ। यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं जिनका तल समतल, तल जो है वो क्या है? समतल है। वह एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाए। तो जैसे वॉल्केनो होता है ना, मिश्रित वाला कैल्डेरा, जिसमें कि मैं बताया था मिश्रित वाला, उसी प्रकार के ये भी गुंबद होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये इनकी जो डिफरेंस या अंतर अगर हम बताएं तो अंतर ये होता है कि ये जमीन से बहुत नीचे होते हैं, क्योंकि अंदर ही जमे हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? लैकोलिथ। और ये पाइप वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है, उसी पाइप से ही इनको मटेरियल मिला है कि ये बने हैं। जैसे यहां देखो, ये पाइप है ना, ये जो मैग्मा आ रहा है, ये इसी पाइप से यहां पर जाकर के इकट्ठा हो गया और एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना लिया। इसको हम क्या कहेंगे? लैकोलिथ। समझ रहे हो ना? ये चीजें क्या हो रही हैं? जमीन के अंदर जो लावा जम जा रहा है, वो स्ट्रक्चर एक अलग अलग प्रकार का बना रहे हैं और उन्हें हम वो नाम अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, अब आया क्या? लैपोलिथ, फेकोलिथ एवं सिल्स। ठीक, अलग 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 तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं। अलग अलग आकृतियों में, शुरू से पढ़ते हैं। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। ठीक है ना? क्षैतिज मतलब साइड में। यहां यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम गए तो यह लैपोलिथ कहा गया है। तो याद रखना कि अगर कहीं पर, अगर ये मान लो निकल करके और तस्तरी के आकार में, सॉसर शेप पूछेगा डायरेक्ट कि सॉसर शेप, तो यह क्या कहा जाएगा? लैपोलिथ कहा जाएगा। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्थिति में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानों की एक निश्चित वाहक नली जैसे मैग्मा से जुड़ी होती है, जो यह ही फेकोलिथ कहलाते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर कहीं पे इस प्रकार का एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोल रहा है ना, यहां पर बोल रहा है क्या? अपनति और अभिनति। तो कहीं अगर इस प्रकार का चट्टान बन गई जमीन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेकोलिथ। ठीक, क्या कहते हैं? ये हो गया तुम्हारा फेकोलिथ। ठीक, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। ठीक,
अब चादर की तरह मतलब क्या, ये ऐसे एक चादर की तरह, समझ रहे हो ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, सील। ठीक। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं, जो कि एक ऐसे जैसे कि चादर की तरह फैल जाए। अब डाइक क्या होता है, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार भांति संरचना बनाता है, समझ रहे हो, यह संरचना डाइक कहलाती है। अब देखो ये, अब कहीं गैप मान लो, जमीन में गैप मिला, आके लावा उसी गैप में भर गया और एक दीवार जो पहले लेटा हुआ था वो अब स्ट्रेट दीवार की तरह है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डाइक कहते हैं। ठीक। तो डाइक जो होगा वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा दीवार की तरह, और जो तुम्हारा सील होता है, सील, वह सील जो है वह इस प्रकार से, वह इस प्रकार से रहेगा, समझे। तो ये हैं तुम्हारे क्या, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां कि जमीन के अंदर वह कैसे बना रहे हैं। ठीक है। तो बताओ इसका, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है। हाँ? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, भारत के दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्कन ट्रैप की सेल्स किस ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है, प्रवाह का, लिखा नहीं है बेसाल्ट प्रवाह, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र उसका है। निम्न में से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा चैप्टर। अब चौथा देखते हैं, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। देखो ऐसा देखा गया है, अगर मैं तुमको दिखाऊं, अगर
ये भारत है। अगर हम इसको उठा करके और यहां पर सेट करें तो तुम देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये देखोगे कि ये यहां पर जाकर के लग जाएगा और ये समूचा पूरा ऐसे जो है ये यहां पर आकर के सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पहले पूरा एक द्वीप था। ठीक है, वो बीच से टूटा, भारत उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अफ्रीका इधर की तरफ बढ़ रहा है। इसे कहा गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक, अगर अटलांटिक महासागर की तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखें, इस महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। ये देखो, इसी को देख लो, इसको उठा के इसमें सेट कर सकते हैं ना। बात समझो, वही बात कह रहा है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी कि कभी ये एक साथ जुड़े होंगे। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1956 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऐसा हो सकता है कि पहले ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे। एंटोनियो पेल्गरिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। ठीक, जर्मन मौसम विद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग से तथा यह एक बड़े महासागर से, आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। मतलब आज 7 महाद्वीप है ना, सातों पहले एक भूखंड था। और उनके चारों ओर महासागर था, लेकिन बीच से ये क्या हुआ, टूट गया। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया था। तो कहा कि मान लो ये वो बड़ा वाला भूखंड था जिसे टूट के सब अलग हुए, तो इस बड़े वाले भूखंड को क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया। ठीक, और जो सागर था उसे पेंथलासा कहा गया था। क्या कहा गया था, तो नाम याद रखना, पेंजिया और पेंथलासा। तो ये हो गया तुम्हारा पेंजिया जो पूरा भूखंड था, और ये जो चारों ओर से पानी घेरा हुआ था इसे क्या कहा गया था, पेंथलासा कहा गया था। ठीक है, वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। ठीक है, पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपिंडों में, जिसे कि एक को लॉरेशिया कहा गया और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया, क्रमशः उत्तर व दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। तो ये 2 में टूट गया। ठीक, एक था तुम्हारा क्या, लॉरेशिया, क्या था, एक तुम्हारा हो गया लॉरेशिया और दूसरा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। ठीक, उत्तर और दक्षिण। इसके बाद वह लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गया। ठीक है,
जो आज के महाद्वीप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिनसे हम कहेंगे, तो द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमने अभी देखा कि किस प्रकार अफ्रीका और इंडिया आपस में मिल रहे थे, या अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में मिल रहे थे, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने की जो हमने प्रशांत अटलांटिक में देखा था, तो कुछ तो ये हमें फिर क्या देखने को मिलता है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में सामान्यता, यानी कि ये देखा गया पहले तो हमें क्या दिखता है, पहले तो हमें यह दिखता है कि ये इसमें फिट हो रहा है। दूसरा ये दिखा कि इसकी यहां जो यहां पे जो रॉक है, चट्टाने हैं, इसकी उम्र और यहां जो चट्टाने पाई जा रही हैं, इन दोनों चट्टानों की उम्रों में भी समानता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिला, ठीक। जब इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई, उससे रेडियोमेट्रिक डेटिंग से इनकी उम्र का पता लगाया गया, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निपेक्ष जुरेसिक काल के एज के हैं, मतलब दोनों का काल जो है वह सेम है, ठीक। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले वहां महासागर की उपस्थिति नहीं थी, ठीक है। अब है टिलाइट। टिलाइट जो है ये वे अवसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, ठीक है। अब हिमानी निक्षेपण मतलब सेडिमेंट्री फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर जानते हो, होता क्या है कि अब मान लो ये ग्लेशियर है, मान लो ये ग्लेशियर है, इसके नीचे बहुत सारे पत्थर कंकड़ हैं। अब ये जो ग्लेशियर है ये तो पिघलता है नहीं, ये कई हजार साल तक बर्फ जमा हुआ है। अब इसके अंदर भी हाई प्रेशर बन रहा है ना, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो जितनी नीचे के पत्थर हैं ये सब भी आपस में जुड़ करके और एक चट्टान बना लेते हैं, ठीक। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टिलाइट कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो टिलाइट कहां से बनेंगी, तो ग्लेशियर्स यानी हिमाद्रियों के नीचे काफी लंबे समय तक जो पत्थर या चट्टाने होती हैं वह एक अवसादी चट्टाने होती हैं जो कि हिमाद्री निक्षेपण से निर्मित होती हैं, जिन्हें टिलाइट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा तुम्हारा प्लेसर डिपॉजिट, ठीक। अब पूछेगा कि क्वेश्चन में सीधे तुमसे कि प्लेसर निक्षेप क्या होता है, ठीक। तो प्लेसर निक्षेप अगर तुमसे पूछे तो या प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, तो अफ्रीका के घाना तट पे ये हमें पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें क्या सोना युक्त शिराएं यानी गोल्ड बियरिंग माइंस जो होती हैं वो हमें प्लेसर डिपॉजिट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल यानी जीवाश्मों का वितरण, यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रेक्षण की लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा।
मीजोसॉरस नामक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के, ये ठीक है, ये इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो प्लेसर निक्षेप के बाद जीवाश्मों का जो वितरण है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कलम लेके आना क्योंकि ये लिखवाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में लेके आना।